नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी बेटा। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को हम कवर कर रहे हैं और इसमें हम 6 यूनिट कर चुके हैं। आज हमारी 7वीं यूनिट रहेगी, जिसमें हम पंचायती राज, ग्रामीण एवं शहरी विकास के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को ज्ञात ही होगा भाई, सीईटी मेंस के अंदर या सीईटी परी के अंदर हरियाणा इकोनॉमी को बड़ी प्रमुखता से दिया जाता है सिलेबस के अंदर कि हरियाणा इकोनॉमी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेटा वो हरियाणा इकोनॉमी और कुछ नहीं होता, वो आर्थिक सर्वेक्षण ही होता है। आप लोगों को ये चीजें कवर करनी, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे भाई सारे के सारे। इसके अलावा अगर आपसे कुछ बोर्ड निगम मुख्यालय के बारे में पूछा जाता तो उसकी मैंने एक अलग से यूनिट आपको क्लास कवर करवा के दे रखी है, तो वहां से चीजें कवर हो जाएंगी। तो चलो अभी सेशन की शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे भाई। जिस भी साथी को भाई हमारा कोई भी कंटेंट है और उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। आप लोगों को पीडीएफ या ई बुक का लिंक मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन भाई, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 15वें वित्त आयोग के तहत 15वें वित्त आयोग के तहत धनराशि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को किस अनुपात में दी जाती है। पहले तो आप लोगों को एक बात का ज्ञात होना चाहिए भाई, एक बात का पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर आपको पता है त्रिस्तरीय क्या है भाई। एक प्रकार से त्रिस्तरीय हम ये कह सकते हैं स्तर होता है भाई, जिसमें पहले लेवल पर क्या होता है, ग्राम पंचायत पंचायत होती है। दूसरे लेवल पे क्या होता है, पंचायत समिति होती है। और तीसरे लेवल पे क्या होता है, जिला परिषद होता है। तो ये आपको त्रिस्तरीय देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, पंचायती राज एक्ट में भी ये मेंशन है। उसके बाद यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि हरियाणा के अंदर पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ। तो 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा के अंदर पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था। अब यहां से क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पे देखो 15वां वित्त आयोग दे रखा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी उठेगा कि ये तो चलो सेंटर के हिसाब से बात हो रही है, हरियाणा का वित्त आयोग है यानी कि फाइनेंशियल कमीशन है, उसका गठन कब हुआ। तो हरियाणा के अंदर वित्त आयोग का जो गठन है बेटा वो 31 मई 1994 को हुआ था। और किस अधिनियम के तहत हुआ था? पंचायती राज एक्ट के तहत ही हुआ था। ठीक है भाई, ये बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां आपको बताना है कि भाई लेटेस्ट जो 15वां वित्त आयोग है, इसके तहत जो धनराशि होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को किस अनुपात में दी जाती है। तो ये दी जाती है बेटा 75:15:10 भाई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, ज्यादातर चांसेस होते हैं एग्जाम में देखने को मिले, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलो भाई अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इसकी थोड़ी डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा 15वां वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा गया है, 15वां वित्त आयोग अनुदान एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि क्या हमें सर सेंटर का जो वित्त आयोग है उसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट भी देखनी चाहिए। तो बेटा जरूर देखनी चाहिए, फटाफट से गूगल पे जाओ और कल मैं इसका उत्तर आपसे अगली क्लास में पूछूंगा। 15वां वित्त आयोग अनुदान एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि पहली चीज क्लियर हो गई, ये कैसी योजना है, ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना, जिसके तहत केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को किस अनुपात में धनराशि दी जाती है बेटा? 75:15:10 में भाई। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग दो श्रेणियों में अनुदान प्रदान करता है, यानी कि दो श्रेणियों में, यानी दो एक प्रकार से श्रेणी, उसमें अनुदान यानी कि जो हम कहते हैं पेमेंट देता भाई। मूल अनुदान, संयुक्त अनुदान यानी कि, और एक हो गया बंदित अनुदान, और इसका अनुपात क्या रहता है? 60:40 रहता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मूल अनुदान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। बंधा हुआ अनुदान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है बेटा, तो इसको बड़े अच्छे से कवर करना है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लगभग मैंने आप लोगों को बता दी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, इसके अलावा इसकी कुछ और डिटेल दी गई है, उसको भी बड़ी गहराई से देखेंगे। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान का प्रावधान पेश किया गया। इन अनुदानों का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे सुविधाओं को मजबूत करना है। पहले अनुदान स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थान को वितरित किए जाते थे। हालांकि अब यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के तहत धनराशि भी पंचायत विभाग द्वारा वितरित की जाएगी। तो इसके तहत जो बजट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट का प्रावधान में खर्च रहा है वो आप देख सकते हो। अगर खुले के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे 2025-26 के अनुसार अनुदान है और यहाँ पे खर्च लिखा गया, इसी प्रकार से बंधा हुआ। और इनकी डेफिनेशन इससे पहले वाली स्लाइड पे थी, तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं। अगर टोटल आपसे पूछ लिया जाए तो ये दो अमाउंट, कुल बजट अनुमान ये हो जाएगा और आज तक का खर्च ये हो जाएगा। तो ये बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा में राज्य वित्त आयोग का गठन किस अधिनियम की धारा 213 के अंतर्गत किया गया? तो मैंने आपको कहा था, पहली बात तो आपके दिमाग में होना चाहिए हरियाणा राज्य वित्त आयोग, हरियाणा राज्य वित्त आयोग, हरियाणा राज्य वित्त आयोग। तो कब बना बेटा हरियाणा राज्य वित्त आयोग? फाइनेंशियल कमीशन की बात हो रही है, तो ये कब बना था बेटा? 31 मई 1994 को। कब बना था? 31 मई 1994 को। ये बिंदु आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखो हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा 213 के अंतर्गत हरियाणा में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा राज्य पंचायती राज एक्ट जो है, ठीक है भाई, ये कब लागू हुआ था? ये अधिनियम लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। इसीलिए हरियाणा के अंदर 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन सेंटर में यही डेट 24 अप्रैल हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हरियाणा में कब लागू हुआ था? ये 22 अप्रैल 1994 को, 22 अप्रैल 1994। ये बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं, इनको अच्छे से आप लोगों को कवर करना है। ठीक है भाई, चलो अब हम इसकी पूरी डिटेल बड़ी गहराई से देखेंगे भाई, क्या कुछ रहने वाला है। तो आगे देखेंगे, राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है भाई। 73वें संवैधानिक संशोधन के आदेश अनुसार, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है भाई। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार ही क्या हुआ, राज्य सरकार ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 213 के साथ पठित अनुच्छेद 243 एक के तहत नियमित रूप से राज्य वित्त आयोग का गठन किया। यानी कि जो पर्सन यहां से बन सकते थे वो सारे इसी लाइन में आ गए। कौन सा संविधान संशोधन को से कौन से अधिनियम की कौन सी धारा, ठीक है भाई। तो ये सारे बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। राज्य वित्त आयोग उन सिद्धांतों पर भी सिफारिश करता जिन्हें नियंत्रित करना चाहिए। तो ये सारे बिंदु आप देख सकते हो। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर, शुल्क, टोलों और शुल्कों की शुद्ध आय का राज्य और पंचायतों के वितरण, जिसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच उनका आवंटन भी शामिल है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से देखनी है भाई। तो ये बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित छठा राज्य वित्त आयोग। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि हाल ही में गठित, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार हरियाणा के अंदर हाल ही में जो गठित हुआ है वो कौन सा गठित हुआ है? राज्य वित्त आयोग, छठा राज्य वित्त आयोग गठित हुआ है। जिसका मतलब किस पुरस्कार अवधि के लिए इसको गठित किया गया? रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड फॉर विच अवार्ड पीरियड। भाई तो किस अवार्ड पीरियड के लिए इसको गठित किया गया है? तो फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई। क्या इसका उत्तर ए रहने वाला, बी रहने वाला, सी रहने वाला, डी रहने वाला है? देखते कितना बच्चा जवाब देगा भाई। प्रत्येक बच्चे को एक बात ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। वो क्या ध्यान में रखना बेटा? देखो, अच्छा ज्यादा पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं चांसेस आपके एग्जाम में आ जाएगा, और जब भी आएगा तो औरों से अलग अगर आपने पढ़ा है तो बड़ी खुशी होती है, और उसका रिजल्ट इतना बढ़िया देखने को मिलता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2021-22 से 2025-26 का जो टाइम पीरियड है, इसके लिए इसको गठित किया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, हाल ही में पुरस्कार अवधि 2021-22 से 2025-26, यानी अवधि दे रखी है। इस अवधि के लिए क्या किया गया है? छठे वित्त आयोग का गठन किया गया। इसकी सिफारिशों के अनुसार 80% धनराशि पंचायतों की पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र जनसंख्या के आधार पर वितरित जारी की जाएगी, जबकि 20% धनराशि राज्य वित्त आयोग अनुदान के तहत अब क्षेत्र के आधार पर वितरित की जाएगी। तो यानी कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बजट का प्रावधान भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये बिंदु भी दिए जा सकते, देखो इसके अतिरिक्त पंचायत समितियां और जिला परिषदों के लिए धनराशि केवल पंचायत समितियों और जिला परिषदों के परिवार पहचान पत्र जनसंख्या के आधार पर जारी की जाएगी। अब ये चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट का प्रावधान और खर्च दिया गया है। इसमें कुछ घटक दिए गए हैं, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, ठीक है भाई। तो ये कुल अमाउंट, सारे बिंदु आपको ध्यान में रखने बेटा, और यहां से कभी भी संभावना है कोई भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो बेटा मैं आप लोगों को हर वो फैक्ट करवा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीजें यहाँ पे रहेगी, ठीक है भाई। तो ये पूंजीगत के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट भाई, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। बड़े गजब का क्वेश्चन है भाई।
हरियाणा ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है इस प्रश्न पे बहुत सारे विद्यार्थी क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। क्लीन बोल्ड का मतलब क्या भाई, ये नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा ना अच्छी चीजें पढ़नी पड़ेगी। हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, बेटा किसी भी स्टेट का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, एनुअली आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, वो उस स्टेट की मतलब पूरी की पूरी जीके कह सकते हैं, करंट अफेयर कह सकते हैं, उसका बेस होता है। तो जो चीज बेस होता है वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को बेटा अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे को बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1970-71 में प्रारंभ की गई थी। अब आप देख सकते हो हरियाणा ग्रामीण विकास योजना 1970-71 में प्रारंभ की गई, जिसमें इसे वर्ष 1991-92 में सामाजिक कल्याण विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग को स्थानांतरित कर दिया। यानी कि 1991-92 में किसको स्थानांतरित कर दिया गया? पहले सामाजिक कल्याण विभाग में थी, फिर विकास एवं पंचायत विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। चौपालों को बढ़ाने का उद्देश्य समुदायों को एक साझा मंच प्रदान करना, ताकि वे विवाह एवं त्योहार जैसे सामुदायिक समारोह मना सके, सामूहिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा कर सके, गांवों के विकास के कार्य जैसे सड़कों की पक्कीकरण, नालियों का निर्माण, सामुदायिक केंद्र, शमशान घाट, बाउंड्री, तालाबों की मरम्मत तथा खेत रास्तों का निर्माण मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 24/219 के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान खेत खलिहान सड़क योजना में किया जाएगा। तो ये सारे बिंदु आप देख सकते हो और इसमें भी बजट का प्रावधान व खर्च दे रखा चालू वित्तीय वर्ष के अनुसार। तो ये भी आप देख सकते हो जो अमाउंट यहाँ पे रहेगी, अनुमान और खर्च दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोनों को अच्छे से कवर कर लेना भाई, ठीक है। यहां तक चीजें आपकी कवर हो गई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भाई, फटाफट से जवाब दीजिएगा। जितना भी बच्चा जुड़ा हुआ है प्रत्येक बच्चे का क्वेश्चन का उत्तर आना चाहिए भाई। हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफाइड ग्राम पंचायत टू लेवी स्टाम्प ड्यूटी सरचार्ज थ्रू द नोटिफिकेशन डेटेड। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों को स्टाम्प शुल्क अधिभार लगाने हेतु किस दिनांक की अधिसूचना जारी की है? बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, और ऐसे ऐसे प्रश्न अब की बार इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चन निकल के आए हैं भाई। मतलब इन क्वेश्चनों को करवाने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि पहली बार इनको पढ़ रहे हैं, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी नॉलेज कितनी ज्यादा बढ़ी है, और जब मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा रहा हूं तो बेटा कितना अच्छा लगता कि हमारे पास नया डाटा आ गया। हम उसी पुराने घिसे पिटे डाटे को बार बार रिवाइज कर रहे थे, कुछ नई चीज आ जाती थी और सिर खुजलाते रह जाते थे कि आया कहां से। तो बेटा ये चीजें ऐसे ही निकल के आती हैं। हमें हर साल एनुअल इकोनॉमिक सर्वे को बड़े अच्छे से रीड करना चाहिए। तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 10 दिसंबर 2020 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो हरियाणा राज्य ने दिनांक 10 दिसंबर 2020 की अधिसूचना तथा समय समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को यह अधिसूचित किया कि वे संपत्ति के प्रत्येक हस्तांतरण साधन पर निर्दिष्ट राशि के 2% की दर से शुल्क लगाएगी, जो कि 1899 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए शुल्क पर अधिभार के रूप में होगा। तो यहां से बेटा 2 से 3% बन सकते हैं और इनको आप बड़े अच्छे से कवर करोगे। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह अधिभार विक्रय, उपहार, बंधक तथा अन्य अचल संपत्तियों के स्थानांतरण में संबंधित साधनों पर लागू होगा जो सभा क्षेत्र में स्थित है। यह शुल्क राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वसूल किया जाएगा तथा इसे क्रमशः 50:25:25 के रेशियो में संबंधित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को प्रेषित किया जाएगा। यानी क्रमशः जब आता है तो सीक्वेंस में चीजें होती। तो 50 किसके लिए होगा? ग्राम पंचायत के लिए, 25 किसके लिए होगा? पंचायत समिति के लिए, और 25 किसके लिए होगा बेटा? जिला परिषद के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद उक्त शुल्क से प्राप्त निधि का प्रयोग पंचायती राज संस्थाएं हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार ग्राम फंड के रूप में कर सकती है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब खंड कार्यालय भवन योजना की बात करें तो ये एक योजना है, इसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। राज्य स्तर पर पंचायत विभाग से संबंधित सरकारी संस्थानों हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया। वर्तमान में ग्राम स्तर पर ग्राम सचिवालय, खंड स्तर पर खंड कार्यालय भवन, जिला स्तर पर जिला परिषद भवन व मुख्यालय हेतु इस योजना के तहत इन भवनों के निर्माण, नवीनीकरण व मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिलों में आवश्यकता अनुसार ग्राम सचिवालय, खंड कार्यालय व जिला परिषद भवनों के निर्माण, नवीनीकरण व मरम्मत हेतु प्राक्कलन समक्ष तकनीकी अधिकारी से स्वीकृति उपरांत प्राक्कलन निदेश में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा सकते हैं।
भिजवा सकते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 70.10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। अब तक इस राशि में लगभग 14.01 करोड़ रुपए की राशि को पहले से चालू कार्यों हेतु जारी किया गया है। वर्तमान में इस योजना के तहत 162 कार्य जो है वो प्रगति पर है। ये है खंड कार्यालय भवन योजना। ठीक है भाई। एमएलए आदर्श ग्राम योजना वाज लॉन्च्ड इन हरियाणा। यहां पर क्या पूछा गया है, विधायक आदर्श ग्राम योजना हरियाणा में कब शुरू की गई। तो बेटा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमने ज्यादा नहीं तो बेटा कम से कम 100 के लगभग योजनाओं को पढ़ लिया। जो बच्चे कहते हैं कि बार बार कि हमें सर हरियाणा की योजनाएं करवा दीजिए, तो बेटा जो योजनाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो इकोनॉमिक सर्वे में बताई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं वो यहीं से निकल कर आएंगी बेटा, और ये सारी मैं आप लोगों को बकायदा करवा रहा हूं। इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट यानी इनकी शुरुआत कब से हुई, क्या क्या इसके अंतर्गत रहने वाला है, तो सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो विधायक आदर्श ग्राम जो योजना है ये स्टार्ट हुई थी बेटा 6 जुलाई 2015 को। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसमें क्या कुछ रहने वाला ध्यान से देखो भाई, ठीक है, अच्छे से इसको कवर करते हैं। राज्य सरकार द्वारा सांसद ग्राम योजना की तर्ज पर दिनांक 6 जुलाई 2015 से विधायक आदर्श ग्राम योजना लागू की गई। बाद में इसका नाम बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना किया गया। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र के चयनित गांव व शहरों के विकास कार्यों के लिए एक वित्त वर्ष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि माननीय विधायकों के अनुशंसा अनुसार उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक की अनुशंसा उपरांत उनके निर्वाचन क्षेत्र के चयनित गांव व शहरों के विकास कार्यों के लिए एक वित्त वर्ष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाना है। 15वीं विधानसभा के गठन उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 15वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित सभी विधायकों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 100 की राशि के कार्यों को करवाने के बारे निर्णय लिया है। तो ये सारे बिंदु आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी वर्तमान में अब ये भी पता चल गया होगा, पहले 14वीं अगर विधानसभा थी तो 15वीं चल रही है। ये सब बिंदु आगे जब चुनाव होंगे तो फिर बढ़ जाएगी। ये चीजें तो चलती रहेंगी भाई, ये कोई स्थायी डाटा नहीं होता, टेम्परेरी डाटा होता, बदलता रहता है। नेक्स्ट भाई, राजस्व आय योजना रेवेन्यू इनकम स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। लो भाई इतनी स्कीम करवा दिए तुम्हारे लिए, टेंशन फ्री रहो भाई। व्हेन वाज द रेवेन्यू इनकम स्कीम लॉन्च्ड, 21/9/1971, 2/10/1972, 15/8/1975 या 1/4/1980। विच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा सही है, सभी साथी जवाब देंगे। तो मुझे तो ये लग रहा भाई, ठीक है, तो हम एक ही तरफ जाएंगे, बाकी देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21/9/1971। तो आप देखिएगा भाई, हरियाणा यानी कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व आय योजना की शुरुआत जो है 21/9/1971 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। कोई भी ग्राम पंचायत अपनी आय को बढ़ाने के लिए राजस्व आय योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व आय योजना के तहत 43,77,000 रुपए के ऋण को अनुमोदित किया गया है। तो ये सारे बिंदु आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एनुअल प्लान 2026-27 व्हाट इज द सेंटर स्टेट शेयर अंडर मनरेगा। तो मनरेगा के तहत आपको बताना 2026-27 में मतलब क्या अनुपात या क्या अंश रहने वाला है सेंटर का और स्टेट का, 50-50 का, 60-40 का, 75-25 का या फिर 90-10 का। इसमें बहुत सारा बच्चा फंसेगा भाई, ठीक है। 2026-27 के अकॉर्डिंग बताना है, पहले के अकॉर्डिंग नहीं बताना, ये नोट कर लेना बेटा। तो 2026-27 के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है, ए बी सी या फिर डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा सही है। तो बेटा यहाँ पे सही उत्तर 75/25 रहने वाला है, ठीक है। मिड डे मील का पूछ लिया जाए तो फिर 60/40 रहने वाला है, ठीक है। ये देखो, ग्रामीण विकास विभाग, इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 385.47 करोड़ रुपए की राशि व्यय करके 67.76 लाख मानव दिवसों का सर्जन किया जा चुका। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान 150 लाख मानव दिवसों के सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वार्षिक योजना 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपए का परिव्यय केंद्र 75% व राज्य 25% सरकार के हिस्से के रूप में सामग्री तथा प्रशासनिक व्यय के लिए प्रस्तावित किया गया। अब बात करें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को होती है और इस योजना को हरियाणा में 3 चरणों में लागू किया गया। यह योजना शुरुआत में जो लागू होती है 2 फरवरी 2006 को सिर्फ 2 जिलों में सिरसा व महेंद्रगढ़ में लागू होती है और द्वितीय चरण में यह योजना अप्रैल 2007 में मेवात व अंबाला में लागू होती है
और तृतीय चरण में योजना पूरे हरियाणा में लागू हो जाती है 1 अप्रैल 2008 से। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। और ये PYQ भी है, संपूर्ण हरियाणा में कब लागू हुई थी मनरेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY हरियाणा के कितने जिलों में लागू की जा रही है। ठीक है भाई, तो फटाफट से जवाब दो भाई, प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है हरियाणा के कितने जिलों में लागू की जा रही है, 5, 6, 8 या फिर 10। ठीक है भाई, तो ये जितनी भी योजनाएं है ना बेटा, इनको इकोनॉमिक सर्वे में से अलग लिख लेना, यही हरियाणा की इंपोर्टेंट स्कीम बन जाएगी सारी की सारी। अब देखो, सरकार अगर किसी योजना का ब्यौरा दे रही है तो स्वाभाविक सी बात है भाई वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सरकार ही तो बताएगी कि हमने ये योजना चलाई है और यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, तो यहां पे आप देखिएगा सरकार खुद यानी कि विभाग जो है इसको जारी करता है, हरियाणा एवं आर्थिक सर्वेक्षण विभाग है, आपको पता ही होगा, अर्थ एवं सांख्यिकीय विभाग इसको जारी करता है, वैसे मैं आपको बता देता हूं। तो ये आंकड़े दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं इसलिए दे रहा है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मानव कल्याण के लिए कार्य हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 8। देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के 8 जिलों में लागू की जा रही है। वाटरशेड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2020-21-22 में कुल 9 केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं जिनका 31,221 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल बजट 80.59 करोड़ रुपए के लगभग है को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है भाई, यह स्कीम राज्य के 5 जिलों नामत है भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ व यमुनानगर में आगामी 5 वर्षों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 71.13 करोड़ रुपए की PMKSY WDC 1.0 बैच 6 100% राज्य वित्त पोषित परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 13 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के अंबाला, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर जिलों में 0.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2.64 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2026-27 के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 29 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2015 को हुई थी भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बकायदा जहां पे इनकी शुरुआत की डेट नहीं है वो मैंने साथ में ऐड कर रखी है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक है, चलो भाई, अब दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें तो ये भी कुछ फैक्ट आप देख सकते हो जो सरकार के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, तो उसमें आपको जरूर देखना भाई। इसमें ये वाला फैक्ट बन सकता है स्वयं सहायता समूह वाला कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कितने स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, 4331 बनाए गए हैं। कुल 66.33 करोड़ रुपए की राशि परिकार्मी निधि सामुदायिक राशि के रूप में स्वयं सहायता समूह को दी जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो इसके तहत क्या हो रहा है, ग्रामीण कौशल, इस योजना में भारत के ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए है। यह योजना पीपुल प्रोजेक्ट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती है। यह राशि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल 17.2 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके 4663 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भाई, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहां से देख लेते हैं क्या फैक्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना है युवाओं में उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के उद्देश्य से की गई ताकि वे बैंक ऋण की सहायता से या उसके बिना अपना खुद का उद्यम स्थापित कर सके। ठीक है, वर्तमान में हमारे पास 21 RSETIS है, जिनमें से 7 PNB द्वारा, 3 कैनरा बैंक द्वारा और 1 SBI द्वारा स्थापित है। तो ये बिंदु भी आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने। बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण BPL युवाओं के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित संस्थान डिजाइन किए गए हैं। RSETI से अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम 70% प्रशिक्षुओं का चयन BPL श्रेणी से करें। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2025-26 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कुल 13,497 उम्मीदवार प्रशिक्षित किए गए व कुल 3.94 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक है, किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें रहने वाली है, यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो इनका रेशियो जो भी चीजें बनेगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोकसभा,
राज्यसभा तथा मनोनीत सदस्यों को 1 वर्ष में 5 करोड़ रुपए की राशि प्रगति कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुल 13.74 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। ठीक है भाई। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम राज्य के 7 जिलों के 15 खंडों में, ये आप नोट कर लो, 7 जिलों के 15 खंडों में, नामतः सिरसा में ओडान डबवाली बारामूला इलाहाबाद रहेगा, मेवात में नू फिरोजपुर झिरका नगीना पुन्हाना रहेगा, यमुनानगर में छछरौली रहेगा, कुरुक्षेत्र में पेहवा रहेगा, कैथल में गुल्ला व सिवान रहेगा, फतेहाबाद में रतिया व जाखड़ रहेगा, पलवल में हथीन, इनमें लागू की जा रही है। ठीक है भाई। जिनमें अल्पसंख्या आबादी 25% और उससे अधिक है। वर्ष 2025-26 में कुल 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई व 25 कार्य पूर्ण किए गए। ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस योजना के तहत कुल 60 करोड़ रुपए की राशि केंद्र और राज्य का अनुपात क्या रहेगा, 60:40 भाई। ठीक है, के हिस्से के रूप में वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई। प्रारंभ में पीएमएजीवाई हरियाणा के किन 2 जिलों में लागू की गई? इनिशियली पीएमएजीवाई वाज इंप्लीमेंटेड इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हिसार एवं भिवानी, रोहतक एवं झज्जर, फरीदाबाद एवं पलवल, करनाल एवं पानीपत। बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर? हाँ मेरे शेरों, आने दो उत्तर भाई। ए बी सी या फिर डी, क्या रहेगा इसका उत्तर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फरीदाबाद और पलवल। क्या रहेगा बेटा? फरीदाबाद और पलवल इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यहां पे बात हो रही है, देखो भाई, भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-14 के दौरान फरीदाबाद और पलवल जिलों के 12 गांव में पीएमएजीवाई यानी कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आई थिंक 2009-10 में। बाकी आप इसको एक बार सर्च भी कर लेना अच्छे से भाई, ये 2009-10 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, पलवल जिलों के 12 गांव में इसकी शुरुआत की गई भाई। ये हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा में 2014-15 के दौरान फरीदाबाद और पलवल के 12 जिलों में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15 जून 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार चुने हुए गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना, जिसमें 40% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत चयनित गांव के एकीकृत विकास के लिए प्रति गांव 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ये सारा प्रोजेक्ट आप देख सकते हो भाई, कितने मंत्रालय द्वारा गांव की पहचान की गई है। ठीक है, क्या योजना तैयार है। ठीक है भाई। तो ये सारे बिंदु आपको अच्छे से कर लेने हैं। Under SBMG, the state level task force SLTF in Haryana was constituted, which with whose approval? SBMG के तहत हरियाणा में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स SLTF का गठन किसके अनुमोदन से किया गया? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर केंद्रीय मंत्री? आने दो भाई, उत्तर क्या रहेगा? क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न ना भाई मैं भी पहली बार देख रहा हूं कि कितने गजब गजब के क्वेश्चन आ रहे हो। जब ऐसे प्रश्न करवा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मुझे लग रहा है भाई, हाँ अब ऐसा लग रहा है कि भाई हम हरियाणा जीके में उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा बी, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री ऑफ। ठीक है भाई, इसके द्वारा क्या की गई? इनके अनुमोदन से ही इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका मतलब क्या नहीं, शॉर्ट फॉर्म में SBMG हो गया, कि तहत राज्य स्तरीय टास्क फोर्स। तो इसका गठन जो है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के अनुमोदन के अनुसार किया गया। यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी दोनों की गतिविधियों की देखभाल करेगा। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 आधिकारिक सदस्य व 10 गैर सरकारी सदस्य शामिल है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितने सदस्य शामिल हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2 अन्य शिक्षाविद या पेशेवर को अलग से नामांकित किया गया। SLTF का व्यय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा 50-50 के अनुपात में रहेगा भाई। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु 2026-27 के लिए 116.20 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण हेतु कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। आपको पता है हर घर शौचालय ये एक प्रकार की स्कीम थी और ये इसी के तहत थी भाई। तो इसके तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती थी भाई? जो घर के अंदर शौचालय बनाएंगे, मान ले बहुत गांव में क्या होता, बहुत सारी जगह घरों में शौचालय नहीं होते थे, पहले भी नहीं होते थे। ठीक है, आज तो ऐसा नहीं है भाई, लगभग पहले नहीं होते थे तो बाहर ही जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपन लोगों का 12,000। क्या हो जाएगा बेटा?
12,000 हो जाएगा। ये देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG, भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय ने SBMG चरण सेकंड को मंजूरी दे दी है, जिसे 2020-21 से 2026-27 तक लागू किया जाएगा। SBMG चरण सेकंड का मुख्य उद्देश्य गांवों की ODF स्थिति को बनाए रखना है। ठीक है, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है। ठीक है भाई, जिससे गांव को ODF प्लस बनाया जा सके। ODF प्लस का सीधा सा मतलब क्या है भाई, तो घरों में शौचालय होने चाहिए भाई। ठीक है, जिस गांव को ODF प्लस बनाया जा सके स्कीम के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय IHHL के निर्माण के लिए पात्र परिवारों को 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है, जबकि ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर CSC 3 लाख रुपए का प्रदान किए जा रहे हैं। 5,000 रुपए तक की आबादी वाले 5,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 60 रुपए प्रति व्यक्ति और ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए 280 रुपए प्रति व्यक्ति की वित्तीय राशि का प्रावधान है, जबकि 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 45 रुपए प्रति व्यक्ति और ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए 660 रुपए प्रति व्यक्ति प्रदान किए जाएंगे। स्कीम के तहत गोबर परियोजना के लिए प्रति जिला 50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है, जबकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के लिए 16 लाख रुपए का प्रावधान है। ठीक है भाई, प्रत्येक ब्लॉक में एक इकाई फिकल स्लैज मैनेजमेंट के लिए स्कीम के तहत 230 रुपए प्रति व्यक्ति अनुमेय है। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के मौजूदा 89 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सह उपचार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के मल कीचड़ का प्रबंधन कर रहा है। सिंगल पिट सेफ्टी टैंकों के कीचड़ को हटाने की नीति 23/6/2023 को जारी की जा चुकी है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग को 10.80 करोड़ रुपए की सह उपचार की पूर्ण संरचना के निर्माण के लिए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 14 जिलों अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, सिरसा, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में मॉडल गोबर धन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 4 जिलों में नूह, फतेहाबाद, सोनीपत व करनाल में गोबर धन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 2025-26 में कुल 9.55 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी HRDA बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट। भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्राधिकरण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई ये तो। बताओ भाई क्या आएगा इसका, A आएगा, B आएगा, C आएगा या D आएगा? इसका CI में से आना चाहिए। चलो भाई, B भी हो सकता, B ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, CI क्यों आएगा, देख लेते हैं भाई एक बार। बिल्कुल B आएगा भाई। इस बोर्ड का जो गठन है, ठीक है, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्राधिकरण भाई HRDA का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। अधिनियम की धारा 5(1) के तहत खरीदी या बेची गई कृषि उपज की बिक्री, आय पर या मूल्य पर आधार पर शुल्क लगाया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 258 करोड़ रुपए और 31 अक्टूबर 2025 तक 90.34 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की गई है। तो ये सारे बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। ये वाला फैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, फिर B राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कब बना था HRDA, ये आप लोगों को बता देता हूं। देखो, बकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट उठाई गई है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ये अलग चीज थी, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्राधिकरण। ठीक है भाई, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। तो इसका गठन कब हुआ था बेटा? तो इसका गठन हुआ था, देख लो भाई कब हुआ था, 2007 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 2007 में हुआ था। तो ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मैंने साथ में ऐड कर दिया ताकि ऐसा कोई प्रश्न बने तो आप गलत ना करो। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, हरियाणा अर्बन पॉपुलेशन वाज, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.16, 32.5, 34.8 या 55.8? विच वन इज द करेक्ट आंसर? कौन सा सही है? सभी साथी जवाब देंगे भाई, A, B, C या फिर D।
क्या 31.16 है, क्या 32.5 है, क्या 34.8 है, कि 35.8 है? भाई हमने हरियाणा की जनगणना 2011 की, तब भी ये क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आया। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे में कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34.8%। क्या हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर? 34.8% हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर रहेगा। अब इसकी डिटेल आप लोगों को यहीं पे मिलेगी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हरियाणा के अंदर कितनी यूएलबी, यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडी, जिसको हम निगम बोलते हैं, निगम निकाय बोलते हैं। तो कितने है टोटल वे? ठीक है भाई, तो कल नगर पालिका बोलते हैं, तो 87 नगर पालिका। अब भी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर डाटा कुछ और है। चलो भाई ध्यान से देखिएगा। शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय स्वशासन की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ठीक है भाई, जो शहरी क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं प्रदान करती है। हरियाणा का मुख्य रूप से शहरी समाज में निरंतर परिवर्तन अब एक जनसांख्यिकीय, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 35% से अधिक लोगों के साथ राज्य भारतीय संघ में सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में से एक है। किसी भी शहरीकृत और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरह शहरी केंद्र आर्थिक गतिविधियों विकास के केंद्र है। राज्य भर में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास पैटर्न प्रमुख गलियारों के साथ एक सन्निहित शहरी विकास का है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण शहरी विभाजन कम हो रहा है। इन गलियारों में इतने बड़े पैमाने पर क्लस्टर किए गए विकास के प्रभाव के परिणाम स्वरूप शहरी विकास और सेवा वितरण की चुनौतियों का जवाब देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों पर वास्तविक दबाव पड़ रहा है और आगे आने वाले वर्षों में एक बड़ी चुनौती होगी। इस प्रकार इनकी शहरी जनसंख्या 1991 में 24.6% से बढ़कर 2001 में 28.93% और 2011 में 34.8% हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 31.16% से अधिक है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग नगर निगम अधिनियम 1994, नगर पालिका अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी के माध्यम से पूरे राज्य में शहरी आबादी को बुनियादी नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में राज्य में 87 नगर पालिकाएं हैं। भाई इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वही डाटा है पहले वाला ही, अब तक भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे हो चुका है। नगर निगम बोले तो 11, नगर परिषद बोले तो 23 और 53 क्या है? नगर समितियां। ठीक है भाई, ये नोट कर लेना। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यही डाटा दिया गया है। यूएलबी की संख्या टोटल 87। नेक्स्ट भाई, विच सिटी ऑफ हरियाणा रिसीव्ड दी प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हरियाणा के किस शहर को प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया? सोनीपत को, करनाल को, पानीपत को या रोहतक को? बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर। जितना भी बच्चा जुड़ा है प्रत्येक बच्चे का कमेंट आना चाहिए भाई कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, कौन सा सही होना चाहिए भाई? सोनीपत को भी मिला था, करनाल को भी, लेकिन सेकंड चरण में आई थिंक करनाल को मिला था, तो मे भी करनाल आएगा भाई। ठीक है, बाकी देख लेंगे इसको अच्छे से। ठीक है भाई, एक बार स्किप करके, तो राइट आंसर रहेगा करनाल। ध्यान से देखिएगा। पहले स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को पाने के लिए हरियाणा सरकार कम्युनिटी को अच्छी सैनिटेशन सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 71,000 IHIL के बदले हुए टारगेट के मुकाबले 66,662 यानी कि 93.89% इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन बनाए जा रहे हैं, यानी कि टॉयलेट। 4,081 सीटों के टारगेट के मुकाबले 2319 यानी कि 26% कम्युनिटी टॉयलेट सीटें बनाई गई और 6313 सीटों के टारगेट के मुकाबले 6871 यानी 108% पब्लिक टॉयलेट सीटें बनाई गई। भाई क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की बात करें तो करनाल को 50,000 से 3 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में तीसरा रैंक पाने के लिए प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। सोनीपत को 50,000 से 30,000 की आबादी वाली कैटेगरी में होनहार स्वच्छ शहर अवार्ड दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल को 3 स्टार रेटिंग फॉर गॉर्बेज फ्री सिटीज के लिए अवार्ड दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोनीपत को 3 स्टार रेटिंग फॉर गॉर्बेज फ्री सिटीज के लिए अवार्ड दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोहतक को 1 स्टार रेटिंग फॉर गॉर्बेज फ्री सिटीज के लिए अवार्ड दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत को 1 स्टार रेटिंग फॉर गॉर्बेज फ्री सिटीज के लिए अवार्ड दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गन्नौर को 1 स्टार रेटिंग फॉर गॉर्बेज सिटीज के लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है भाई, उसके बाद नगर निगम यानी निगम
निकाय निगम समालखा को कचरा मुक्त शहरों के लिए 1 स्टार रेटिंग के लिए सम्मानित किया गया। कुल 7 यूएलबी को ओडीएफ प्लस, 29 यूएलबी को ओडीएफ प्लस प्लस और 13 यूएलबी को वाटर प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो ये बिंदु भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, अब जब भी आप ओडीएफ की फुल फॉर्म देखोगे आप ये सारा लफड़ा समझ जाओगे क्या है। ठीक है, और आपकी हरियाणा वाणी किताब में हमने ओडीएफ वाला भी डाल रखा है, पिछली स्लाइड में भी बताया था मैंने। ठीक है भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उपलब्धि, सॉरी 2023 में उपलब्धि की बात हो रही है, वो 2024 में हमने देखा था। हरियाणा राज्य ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 14वां स्थान प्राप्त किया। रोहतक को 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में हरियाणा के भीतर स्वच्छ शहर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। गोहाना को 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में हरियाणा के भीतर स्वच्छ शहर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। नगर निगम सोनीपत को कचरा मुक्त शहरों के लिए 1 स्टार रेटिंग के लिए सम्मानित किया गया। कुल 39 यूएलबी को ओडीएफ प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया, 14 यूएलबी को ओडीएफ प्लस प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया और 2 यूएलबी को वाटर प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया। शेष यूएलबी को ओडीएफ के रूप में प्रमाणित किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जितना भी बच्चा जुड़ा है प्रत्येक बच्चा फटाफट से कमेंट करके बताएगा भाई इसका सही उत्तर क्या रहेगा। आने दो भाई, उत्तर क्या रहेगा। जितने भी बच्चे जुड़े हैं प्रत्येक बच्चे का उत्तर आना चाहिए भाई, फटाफट से जवाब दो भाई। ओडीएफ का सीधा सा मतलब होता खुले में शौच मुक्त। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई ओडीएफ को लेकर, वो मैंने बता दिया था भाई। ठीक है, घरों में जो 12,000 रुपए राशि दी जा रही है शौचालय बनवाने हेतु, ठीक है, मैंने कहा था ये इसलिए दी जा रही है ताकि ओडीएफ की तरफ यानी कि खुले में शौच मुक्त हो चुके इलाका। ठीक है, अगला, विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड अंडर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कौन सी गतिविधियां शामिल है। तो कौन सी शामिल है भाई, केवल डोर टू डोर संग्रह, केवल संग्रह परिवहन, केवल प्रसंस्करण, डोर टू डोर संग्रह परिवहन प्रशिक्षण एवं निपटान। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, इसमें ए और डी भी हो सकता, देख लेते हैं भाई। इसमें आएगा एकीकृत ठोस प्रबंधन में डोर टू डोर कलेक्शन, परिवहन प्रशिक्षण और निपटान। तो यानी कि ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी बेटा। ठीक है, ये डी उत्तर हो जाएगा। डोर टू डोर कलेक्शन यानी संग्रह भी होगा, परिवहन भी होगा, प्रसंस्करण भी होगा, निपटान भी होगा भाई। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल दे रखी है। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत भाई प्रदेश के 31 नगर निकायों को 4 क्लस्टरों में विभाजित करके कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा एक नए क्लस्टर अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला का गठन किया गया। इस क्लस्टर के लिए लेन देन सलाहकार को नियुक्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक है, ये अच्छे से आप लोगों को कवर कर लेनी। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसको अमृत के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 1.0 वर्ष 2015 के तहत 18 स्थानीय निकायों के लिए 2565 करोड़ रुपए और 74 लाख रुपए का 2565 करोड़ 74 लाख रुपए का वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गई है। राज्य सरकार द्वारा कन्वर्जेंस के तहत 238.57 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। अमृत मिशन के तहत भारत सरकार तथा राज्य सरकार से 2804 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना बेटा, जो जो चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद नगर निगमों में सीवरेज और जलापूर्ति व जल निकासी की सेवाओं हेतु कुछ चीजें की जा रही हैं। तो आप इसके तहत भी देख सकते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टार वाटर ड्रेनेज की सेवाएं वर्ष 1979 से नगर निगम फरीदाबाद तथा वर्ष 2013 से नगर निगम गुरुग्राम द्वारा देखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22/6/2017 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टार वाटर ड्रेनेज की सेवाएं शेष 8 नगर निगमों को समय रहते लेकिन अमृत परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस निर्णय के अनुपालन में प्रथम चरण में जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टार फार्म वाटर ड्रेनेज की दिनांक 16/9/2018 से नगर निगम सोनीपत एवं करनाल द्वारा अपने अधीन ले ली गई। नगर निगम पानीपत ने दिनांक 1/9/2022 से इन सेवाओं को अपने अधीन ले लिया। वित्त विभाग ने नई योजना तहत नगर निगम निकायों में सीवरेज, जलापूर्ति एवं जल निकासी की सेवाएं शुरू करने की स्वीकृति दे दी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान
राज्य बजट में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब तक इस योजना के तहत 72.35 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ठीक है भाई, पानी पी लेता हूं थोड़ा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई क्या रहेगा इसका उत्तर। आपसे पूछा गया है विच टू सिटीज ऑफ हरियाणा वर सेलेक्टेड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। भाई हरियाणा के कौन से दो शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए? तो कौन से दो शहर चुने गए थे भाई? एक तो फरीदाबाद था, एक करनाल था। ठीक है, ये दो शहर चुने गए थे भाई स्मार्ट सिटी के तहत। बहुत ही पुराना प्रश्न, काफी बार आता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हुआ क्या था? शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित है। केंद्र सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी को राज्य के हिस्से के रूप में इतनी सी राशि दी जा रही है। शहरी विकास मंत्रालय की शर्तों के अनुसार हरियाणा में 2 शहरों नामतः फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। फरीदाबाद का चयन हुआ 21/5/2016 को फास्ट ट्रैक के तहत किया गया और करनाल को दिनांक 28/6/2017 को स्मार्ट सिटी के रूप में तीसरे दौर में चुना गया था। अब फरीदाबाद स्मार्ट सिटी भाई, इसके तहत क्या क्या चीजें रहने वाली हैं? ठीक है, इसकी उपलब्धि क्या क्या है, इनको ध्यान से देख लो भाई, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो भाई। विशेष उद्देश्य वाहन नामक फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड दिनांक 20/9/2016 को स्थापित किया गया। तो यहाँ पर भी यही चीजें दे रखी थी। ठीक है, यहाँ पे 21/5/2016 दे रखा भाई, यहाँ पे अलग दे रखा। जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया, जिस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पहली बार 19/10/2016 को नियुक्त किया गया भाई। ठीक है, तो ये आप सारे बिंदु आप लोगों को देख लेने हैं, कैसे क्या क्या चीजें जा रही हैं, क्या उपलब्धि है इस स्मार्ट सिटी, मतलब इसके फेज में क्या क्या काम होगा। उसके बाद ऐसे ही करनाल सिटी में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, कब किसको नियुक्त किया गया, क्या क्या चीजें हैं, कितनी परियोजनाएं हैं। ठीक है, सब चीजें आप लोगों के सामने, क्या इसकी उपलब्धि है वो अच्छे से देख लेना बेटा। ठीक है, ये करनाल वाली है और इससे पहले वाली क्या थी बेटा? इससे पहले वाली फरीदाबाद वाली। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की घोषणा कब हुई? मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की घोषणा कब हुई? व्हेन वाज द मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अनाउंस्ड? 2019-20 में तो नहीं हुई, 21-22 में या फिर 22-23 में या 23-24 में? तो ये 21-22 में हुई थी भाई, शायद 21-22 में हुई थी जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना नामक नई योजना की घोषणा की। इस योजना में जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क, सामुदायिक केंद्र, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, गलियां, रात्रि आश्रय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, दूध डेयरियां का स्थानांतरण, नगर निगम कार्यालयों के लिए भवन का निर्माण, आवारा पशुओं के लिए पशु तालाब का निर्माण, प्रबंधन और घोषणा के माध्यम से यूएलबी को सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नई स्वीकृत नियमित कॉलोनियों में विकास कार्यों के देखभाल के लिए यूएलबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य बजट में 705.1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें 205.6 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा राज्य में विकास कार्यों के लिए विभिन्न नगर पालिकाओं को जारी की जा चुकी है। उसके बाद अधेयता प्रमाण पत्र, नो ड्यूज सर्टिफिकेट और संपत्ति कर प्रबंधन प्रणाली में। ठीक है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने और प्रॉपर्टी ड्यूज की रसीद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें नागरिक अपनी प्रॉपर्टी के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। किसी भी बकाया भुगतान के मामले में भुगतान का विवरण पोर्टल पर दिखाई देता है और नागरिक ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। पोर्टल को वेब HALRIS से जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर प्रॉपर्टी पर कोई बकाया है तो वो सेल डीड के पंजीकरण के टोकन जनरेट न हो। सर्च को आसान बनाने के लिए एक GIS इंटरफेस भी प्रावधान किया गया। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी अनाधिकृत है तो सिस्टम सेल डीड के पंजीकरण के लिए टोकन जनरेट करने की अनुमति नहीं देता। सिस्टम में प्रॉपर्टी बकाया स्वामित्व से संबंधित कोई भी विवरण गलत होने पर नागरिकों द्वारा आपत्ति उठाने का प्रावधान भी है। पोर्टल 3 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, दिव्य नगर योजना वाज अनाउंस्ड बाय द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन विच डेट? दिव्य नगर योजना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किस तिथि को की गई थी? A, B, C या फिर D? फटाफट से जवाब दो भाई, जितना भी बच्चा जुड़ा है प्रत्येक बच्चे का जवाब आना चाहिए भाई। विच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8/3/2022। क्या हो जाएगा?
8/3/2022 दिव्य नगर योजना आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं के विकास के लिए दिनांक 8/3/2022 को हरियाणा विधानसभा में बजट भाषण के दौरान दिव्य नगर नामक एक नई योजना की घोषणा की। और इसके मुख्य घटक ये है: पर्यटक अवसंरचना, खेल अवसंरचना का विकास, शहर के पार्क और हरित स्थानों का विकास, शहर का सौंदर्यीकरण, सड़क जंक्शनों का पुनः डिजाइन और सौंदर्यीकरण, एकीकृत नियंत्रण और कमांड आधारित अवसंरचना, सीसीएमएस के साथ ऊर्जा कुशल स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रणाली, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक अवसंरचना का विकास, नागरिक सुविधा सहित नगरपालिका प्रशासन में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप। तो उसके बाद निधि जारी करना भाई, राज्य सरकार और संबंधित नगरपालिका के बीच साझा धनराशि, जो धनराशि रहने वाली है वो क्या रहने वाली, ये आप देख सकते हो भाई। नगर निगम परिषद, नगर समिति, ये राज्य का हिस्सा है और ये नगरपालिका का हिस्सा है, ये आप देख सकते हो। तो ये इसके तहत रहने वाला है, दिव्य नगर योजना के तहत, ठीक है। उसके बाद भाई यह धनराशि केवल उन नगर पालिकाओं या नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर जारी की जाएगी जो उपरोक्त अनुपात में परियोजना की लागत वहन करेगी। इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए डीपीआर को न्यूनतम परियोजना लागत के साथ तैयार किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर समिति है और ये न्यूनतम परियोजना लागत है। अब बजट का प्रावधान है, प्रगति और उपलब्धि है, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। यहाँ से वैसे क्वेश्चन कम ही चांस से पूछा जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछने का था वो पहले वाली स्लाइड पे ही था। हाँ, ये वाला जरूर पूछ सकते हैं, इनको छोड़ के। नागरिक ई समाधान में शिकायत किस टोल फ्री नंबर द्वारा दर्ज करा सकते हैं? व्हाट इज द टोल फ्री नंबर ऑफ लोडिंग कंप्लेंट्स थ्रू ई समाधान? बताओ भाई, ई समाधान में शिकायत किस टोल फ्री नंबर द्वारा दर्ज करा सकते हैं? बताओ क्या आएगा उत्तर? तो उत्तर आ जाएगा भाई 1889-929। ये आ जाएगा उत्तर, राइट आंसर हो जाएगा सी। ये देखो सॉलिड वेस्ट एक्टिविटी पोर्टल, एक तो यहाँ पे ये दिया गया, इसको चालू कर दिया गया है भाई। डोर टू डोर कचरा कनेक्शन, गाड़ियों की रियल टाइम लोकेशन भी ये देता है। डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट, यहाँ पे ये चीजें दे रखा भाई, ये इसके लिए है। शिकायत निवारण सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस समाधान ऐप का अपग्रेडेशन किया गया है। तो इसके तहत देखो पीआईडी से जुड़ी समस्याएं भाई, पानी सीवरेज कनेक्शन, पानी बचाना, पानी सीवरेज ड्रेनेज नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं, जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट, शादी के सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याएं, तो इन सभी का टोल फ्री नंबर है वो क्या है? 1889-929, या फिर वेब पोर्टल दे रखा है यहाँ पे कि इसके जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद आप ये भी देख सकते हो भाई, ऑनलाइन सर्विसेज और अर्बन कनेक्ट ऐप के लिए यूनिफाइड इंटरफेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या पोर्टल रहने वाला है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जीआईएस बेस्ड म्युनिसिपल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें म्युनिसिपल लैंड और बिल्डिंग्स को कैप्चर करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। यह पोर्टल जीआईएस के साथ इंटीग्रेटेड है ताकि एसेट्स की सही लोकेशन और कैप्चर की जा सके और एसेट्स का स्पेटियल एनालिसिस किया जा सके। जमीन की अवेलेबिलिटी और उसके आगे इस्तेमाल के प्रपोजल को भी इस पोर्टल के जरिए प्रोसेस करने का प्लान है। केंद्रीय वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 534 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, जिसमें से 139.36 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं को जारी किए जा चुके हैं, ठीक है भाई। उसके बाद ये राज्य वित्त आयोग की बात हो रही, तो इसके तहत क्या किया जा रहा है, कितना बजट दिया जा रहा है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण भाई, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना में शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थानों में संगठित करने एवं कौशल विकास के लिए अवसर सर्जित करने पर जोर दिया गया, जिससे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त होता है तथा आसानी से ऋण सुनिश्चित करके स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता मिलती है। मिशन का लक्ष्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से मुक्त आश्रय मुहैया कराना। इसके अतिरिक्त मिशन में शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका संबंधी मामलों पर भी ध्यान दिया जाता है। 2024-25 के दौरान राज्य बजट में स्कीम के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो भाई, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हो गई, इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? पीएम स्वनिधि योजना
22 जनवरी 2015 को, 1 जून 2020 को, 15 अगस्त 2020 को या 2 अक्टूबर 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 आना चाहिए भाई, बाकी देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बी रहेगा। ये देखो साफ तौर पे यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, जिसको पीएम स्वनिधि योजना कहा गया, भारत सरकार द्वारा 1 जून 2020 को विशेष रूप से उन विक्रेताओं के लिए शुरू की गई जिनकी कोरोना के दौरान रेहड़ी फड़ी व्यवसाय प्रभावित हुआ। रेहड़ी पटरी वालों को फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रथम चरण में 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी दी जाती है। वह इसी क्रम में समय पर ऋण राशि का भुगतान करने के उपरांत रेहड़ी फड़ी विक्रेता द्वितीय चरण में 20,000 व तृतीय चरण में 50,000 कार्यशील पूंजी ऋण का पात्र हो जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले पथ विक्रेता को केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली 7% की ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा भी अतिरिक्त 2% ब्याज सब्सिडी दिया जाना स्वीकृत है। शहरी स्थानीय निकायों में टाउन वेंडिंग समितियों का गठन किया जा चुका है। हरियाणा में 87 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 1,04,680 शहरी पथ विक्रेताओं की पहचान की जा चुकी है। 87 निकायों में 95,404 पथ विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग वितरित किए जा चुके हैं। 55 निकायों में 27,034 स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट पहचान पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। 2024-25 में योजना के अंतर्गत 33,456 स्ट्रीट वेंडर्स को विभिन्न बैंक द्वारा 57.81 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो भाई। इसमें क्या कर रहा है भाई, खुद राज्य सरकार भी क्या दे रही है, 2% ब्याज सब्सिडी दे रही है अलग से, ठीक है, और केंद्र सरकार 7% दे रही है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड वाज एस्टेब्लिशमेंट इन विच ईयर? हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ भाई, हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी बेटा? ये 1971 में। ये देखो हरियाणा आवास बोर्ड 1971 के दौरान हाउसिंग बोर्ड हरियाणा अधिनियम संख्या 20 1971 के अधीन अस्तित्व में आया। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के निवासियों के लिए आवासीय योजनाओं का निर्माण करना है। मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना बोर्ड का ध्येय है। राज्य स्तर पर जारी योजनाओं के अंतर्गत बोर्ड द्वारा मकानों के निर्माण किए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा ने वर्ष 1971 में अपनी स्थापना के बाद 31/10/2025 तक कुल 1,0247 मकानों का निर्माण किया है, जिनमें से 76,025 मकान बीपीएल, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के, 1243 मकान एमआईजी वर्ग के और 406 मकान एचआईजी के लिए तथा 8,073 अन्य वर्गों के लिए, जिनका विवरण अंक तालिका में दिया गया। वो डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, बीपीएल वाला आंकड़ा भी, ये वाला भी इसमें दे रखा है। ये सारी चीजें आप देख लेना। देखिए ये आंकड़ा दे रखा भाई, ये सारे वर्ग दे रखे हैं, कुल यहाँ पे ये आंकड़ा हो गया, ठीक है, कितने प्रतिशत, 100% अचीव हो गया। ये घरों की संख्या है, ठीक है भाई, तो इसको अच्छे से देख लेना। ये वर्ष 2023 से 2024 के दौरान क्या रहा, कैसे क्या चीजें रही। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा, इसमें प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की बात अगर हम करते हैं, PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी के समय द्वारा आवास का निर्माण घटक के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत 33,535 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु 689 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 कब शुरू की गई भाई? ये कब शुरू की गई थी भाई 2.0? 1/9/2024 को तो नहीं की गई। बताओ भाई क्या आएगा इसका? 1/9/2024 जी, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1/9/2024। इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, कब शुरू की गई, ठीक है भाई। एमआईजी परिवारों को पक्के घर के निर्माण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1/9/2024 से प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 शुरू की गई थी भाई। तो इसके तहत क्या क्या चीजें हैं वो आप देख सकते हो, कितनी स्वीकृति मिल चुकी है वो भी देख लो। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शहर के जो जरूरतमंद परिवार को एक मरला प्लाट उपलब्ध करवाना,
ठीक है, एक मरला प्लाट उपलब्ध कराना, ये इनका उद्देश्य है। ये आप देख सकते हो भाई, 30 वर्ग गज का। ठीक है भाई, राज्य द्वारा एक आवासीय योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई, जिनका उद्देश्य है शहर के जरूरतमंद परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए परिवार पहचान पत्र के अनुसार तक है, तो एक मरला यानी 30 वर्ग गज प्लाट मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पक्के घर के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत रहने वाला है। पहले वाला जो फैक्ट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो ये था अपना आज का सेशन भाई। ठीक है, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 है। ठीक है, तो इसके तहत आप देख सकते हो महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग तथा नियमित ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत ये आप देख सकते हो भाई। तो ये अपनी थी ये वाली यूनिट, जिसको हमने अच्छे से कवर किया। हमारी आर्थिक सर्वेक्षण, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण की यूनिट हो गई भाई 7। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, इसकी हमने कितनी यूनिट कवर कर ली? यूनिट 1 टू यूनिट 8, टोटल हमने 7, ये हमने कवर कर लिया। मात्र एक यूनिट पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट 2 क्लासेस में कर लेंगे। अपना आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2025-26 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 95% कंप्लीट हो चुका है, यानी आपकी हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो लगभग क्या हो चुकी है भाई, कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना। ठीक, अच्छा लगे तो भाई लाइक फॉलो सब्सक्राइब जो करना चाहते हो कर सकते हो, अन्यथा पढ़ते रहना भाई, मेन फोकस उसी पे होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।